तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली 9th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। देखो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसे हम हिंदी में भी बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये चीज ना आपने 8th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, जिसमें उसमें भी आपने यही पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और यही चीज 9th में भी है और इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़ाकर 10th में भी देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। एरिया मतलब होता है कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है वो उसका एरिया होती है, ठीक है। जैसे आपका जो घर है वो कितनी जगह में बना हुआ है वो एरिया है, ठीक है। और जैसे मान लो कोई चीज है, कोई बॉक्स है, उसमें आप कितना सामान भर सकते हो वो उसका वॉल्यूम है। तो एरिया होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेर रही है, और वॉल्यूम होता है कि किसी सामान में या किसी चीज में हम कितना सामान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल है, उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, या हम उसके वॉल्यूम के थ्रू पता कर सकते हैं। लेकिन एक बॉटल है, हमने उसे एक जगह पे रखा है, अब उसने कितनी जगह घेर रखी है, कितनी जगह उसने कवर कर रखी है, ये उसका एरिया है, ठीक है। तो 8th में, 9th में, 10th में, ये तीनों क्लास में आपको ये सेम चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो एरिया होता है, ठीक है, ये 2D 3D सब सारी शेप्स का होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ये सिर्फ ऐसी शेप्स का होता है जिनमें कुछ कंटेन किया जा सकता है, जिनमें कुछ रखा जा सकता है, जो बेसिकली 3D शेप्स होती हैं, जैसे कि स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है। इन सब का आपको क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी देखने के लिए मिलेगा और एरिया भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जो एरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई चीज जो है जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, कोई शेप है जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, उसकी सारी साइड्स का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कमरे में पेंट कराना है और मुझे चेक करना है कि भाई कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए मुझे उसका एरिया निकालना पड़ेगा कि वो कमरा कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, पेंट की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो कमरा, उस कमरे में दीवारों पे पेंट होगा, चारों दीवारों पे पेंट होगा, ठीक है, सीलिंग ऊपर भी पेंट होगा, लेकिन जमीन पे तो पेंट होगा नहीं। अब इस यहाँ पर देखने के, अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाओगे, चलो या वो कमरा है तो क्यूब की तरह होगा या क्यूबॉइड की तरह होगा, लेकिन हम उसका निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस को हम नहीं ले रहे हैं, स्पर्श को हम नहीं ले रहे हैं, फर्श पे पेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल एरिया निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर कोई हमें कोई बक्सा है, उस पर पेंट करना है, कुछ भी है, वो पूरे बक्से का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सारी साइड्स पर हमें पेंट करना है, तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया नहीं लगाना है। अब देखो 9th क्लास में या 8th, अगर कोई बच्चा 8th क्लास का देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं बच्चे कॉन्सेप्ट तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, तो क्वेश्चन 9th क्लास के हिसाब से कराऊंगी, क्योंकि मेन जो मेरा पर्पस है इस वीडियो का वो 9th क्लास के बच्चों के हिसाब से, न 10th के हिसाब से, न 8th के हिसाब से, 9th के हिसाब से। तो 9th वालों के हिसाब से बता रही हूँ कि इनके सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ आपको कोन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, स्फीयर के बारे में पढ़ना है और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है, इन 3 शेप्स के बारे में पढ़ना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोन का मतलब होता है शंकु, ठीक है, स्फीयर का मतलब होता है गोला, और हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है। एक होता है सर्कल और एक होता है स्फीयर। जो सर्कल होता है, जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो जो सर्कल होता है आप उसे सिर्फ सामने से देख सकते हो, उसके चारों तरफ से आप नहीं देख सकते ना, वो एक 2D शेप है एक तरीके से। लेकिन एक स्फीयर जो होता है, जैसे आपके पास बॉल है, गेंद है, ठीक है, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हो, तो वो होता है आपका स्फीयर बेसिकली। तो जो 3D शेप्स होती हैं उनमें हम कुछ चीज रख सकते हैं, तो जो गेंद होती है एक तरीके से, उसके अंदर हवा भी हो सकती है, उसके अंदर पत्थर वत्थर कुछ जो तुम मान रहे हो वो हो सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से कहने की मेरी बात है कि 9th क्लास वाले बच्चों को सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फीयर, स्फीयर और कोन के बारे में। अगर आप 8th वाले हो तो आपकी बुक में बेसिकली क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में दिया होगा, ठीक है। और जब आप 10th में जाओगे तो 8th और 9th का कंबाइंड कर दिया जाएगा, आपको एक ऐसी शेप दी जाएगी जो शेप जो है 2 या 2 से ज्यादा अदर शेप्स को मिलाकर बनी है, और आपको उस पूरे का या तो एरिया निकालना है या तो वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली मैंने तीनों क्लास के हिसाब से बताया कि 8th से लेके 10th तक ये चैप्टर है, ठीक है। सारी शेप्स वो एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको बुक के अंदर। शुरुआत में आपको 3 शेप दी थी, 8th क्लास में भी 3 शेप दिए, 9th में भी 3 शेप दिया, 10th में आकर उसे कंबाइंड कर दिया गया, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का एक तरीके से कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है। इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। अब हर शेप का अपना एक एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस चैप्टर का सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, आपको
फॉर्मूलाज याद है, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तीनों में से क्या निकालना है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, इस चैप्टर को कर सकते हो। क्योंकि और बाकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, एलसीएम, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर पता होना, बस ये चीजें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रूविंग ये सब नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में प्रूविंग के चैप्टर्स है, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, तो इसमें प्रूविंग का कोई सीन नहीं है। इसमें बस इतना ही है, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है, और आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस। और क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन हर बार देखो नहीं बोलेगा आपको कि डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया निकाल दो या टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। आपको थोड़ा बेसिक अपना दिमाग भी यूज करना है कि कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगेगा और कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, तो अभी जो जितना भी मैंने तुम्हें समझाया है, ये तो मेरे को तुम्हें चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है, तो मैंने तुम्हारे सामने, ठीक है, समझा दिया तुम्हारे को। लेकिन अब हम जब इस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो अब हम इसे कहते कॉपी में करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इनका क्या मतलब होता है, एरिया क्या क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बट एक बार और। कर्व सरफेस एरिया को हम हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इनका कहाँ यूज होता है ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे को बेसिकली मेरे को जो समझाना था इनके फॉर्मूलाज के बारे में था। मैंने बोला था कि भाई ये हम 9th क्लास के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 शेप देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हेमिस्फेयर, फिर स्फेयर और एक और कोन। ये 3 मेन शेप है आपकी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हेमिस्फेयर की। देखो हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से होता है, अर्धगोला बोलते हैं इसे हम हिंदी में। ठीक है, मतलब कि स्फेयर का आधा। अब इसमें आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि भाई इसकी यहाँ से ये पूरा, अगर मैं ये पूरी मिला दूँ, ये पूरा ये होता है डायमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे समझानी, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, 8th क्लास में आप ये पढ़ के भी आ चुके हैं, लेकिन तब भी आपको कंफ्यूजन होती है कि बहुत बार आपको क्वेश्चन में देता है डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास, आपको रेडियस नहीं दिया है, आपको व्यास दिया है, आप कंफ्यूजन रेडियस कैसे निकालें। तो हमेशा ये बात बोला है, जब भी आपको डायमीटर दिया होता है, डायमीटर का करना होता है आधा, तो रेडियस निकल के आ जाती है। ठीक है, अगर मान ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा आपका डायमीटर है, लेकिन अगर मैं इसका आधा कर दूं ना, चाहे वो ये वाला हिस्सा हो चाहे वो ये वाला हिस्सा हो, वो आपकी रेडियस बन जाती है। ठीक है, और चाहे स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, ठीक है, ये चीज़ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये चीज़ भी रेडियस है। ना इसमें कोई डीपनेस होती है, ना कोई हाइट होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ रेडियस होती है। आर आर और आर। आर का डबल कर दो, अगर रेडियस है, अगर आप रेडियस का डबल कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब हम इस शेप के बारे में बात करते हैं, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर जो होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसके आगे अगर मुझे समझाना है आपको, तो ये बात समझानी है कि देखो जो स्फीयर होता है, एक बार स्फीयर का देख लो, इसका ना टोटल सरफेस एरिया होता है, ना कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। क्यों? देखो स्फीयर जो होता है वो यूं प्रॉपर ऐसे गोल होता है यूं। ठीक है, तो अब स्फीयर का अगर आप आधा कर दोगे वो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा ना, चाहे आप ऐसे आधा करो चाहे आप ऐसे आधा करो, वो बनेगा हेमिस्फीयर ही। ठीक है, अगर ये हेमिस्फीयर बन गया फिर तो इस पे स्फीयर वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर ये वाले फॉर्मूलाज को फॉलो करने लग जाएगा। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है इसके एरिया का। ठीक है, और जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसका आधा कर दोगे तो यहाँ पर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, लेकिन इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में 3 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा होता है? क्योंकि भाई ये चीज भी तो एक सर्कल ही है ना, ये भी जो है ये भी एक सर्कल है। आपने इस वाले हिस्से का तो चलो एरिया निकाल लिया 2 पाई आर स्क्वायर, अब उसमें अगर इस वाले सर्कल को ऐड कर दो, अब नॉर्मली सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर,
तो अगर मैं 2πr² को प्लस करूँगी πr² से तो बेसिकली 3πr² ही तो बनेगा। तो इस रीज़न से ये 3πr² है। अब इसके एरिया का एक फॉर्मूला 4πr²। मैं इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, आयतन की अगर मैं बात करूं तो 4/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम इनके बहुत इजी है। देखो या πr³ बस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सॉरी यहाँ पे 2 है, दोनों में बेस जो है वो 3 ही है। ठीक है, इसमें भी ये मान लो अगर हमारा सेंटर है तो ये पूरी की पूरी जो होती है ये हमारी डायमीटर होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रही है प्रॉपरली, दो पॉइंट्स को मिला रही है, सर्कल के दो कोनों को, या दो कोने तो होते नहीं सॉरी, दो पॉइंट्स को मिला रही है सर्कल की। ठीक है, और वो लाइन सेंटर से होते हुए जा रही है तो वो डायमीटर है। क्योंकि अभी आप आगे भी पढ़ोगे, सर्कल में बहुत सारे टाइप्स की लाइन्स को खींचा जाता है और उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं उनके बारे में तो बात नहीं करूंगी। इतना देखो, सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट और दो पॉइंट को मिला रही है तो वो हमारा डायमीटर है। अगर वो लाइन आधी है सेंटर से हो रही है तो वो रेडियस है। कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, कोण में ये हमारा रेडियस होती है इतना हिस्सा। ठीक है, ये भी अगर मैं आधा हिस्सा जोड़ दूं तो ये भी रेडियस से पूरा डायमीटर हो जाएगा। ये इसकी हमारी ये हमारी हाइट होती है और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है जिसे हम एल बोलते हैं। हिंदी में इसे त्रियत ऊंचाई, इसे नॉर्मली ऊंचाई, स्लैंट हाइट ये वाला, और ये हमारी होती है त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अब इसका भी एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये होता है आपका πr/l। जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है πr/r+l। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 1/3πr²h। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूलाज की बात थी, आपको एज इट इज ये लर्न करना है। ठीक है, अब एक जो बेसिकली जो देखने के लिए आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कि कोण, अगर आपको कभी कभी क्या होगा कि आपको कोण की कोई दो साइड दे देगा, आपको एल दे देगा और आपको आर दे देगा। ठीक है, आपको एल दे दिया और आपको आर दे दिया और बोल दिया कि वॉल्यूम निकालो। और वॉल्यूम निकालने के लिए एल का कोई रोल है नहीं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एच चाहिए। तो अब हम एच कैसे फाइंड करें? कभी कभी होगा कि आपको एच और आर दे देगा और बोलेगा कि एल निकालो। अब एल निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए? एल निकालने के लिए भी हमें क्या करना, चाहे एल निकालना, चाहे एच निकालना, चाहे आर निकालना, तीनों में से कोई अगर दो चीज दी, आपको तीसरी चीज निकालनी है तो आपको ना पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस कहाँ लगती है? जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कहाँ दिख रहा है? देखो, अगर इस चीज को तुम ध्यान से देखो, इतने से हिस्से को, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है प्रॉपरली। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमारा कर्ण होती है, हाइपोटेनिस होती है। ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, जो क्या होते हैं? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा एल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एच हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। अब आपको इन तीनों में से जो निकालना है वो आराम से निकाला जा सकता है। तो देखो, अब बात रही कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट तो हमारे हो गए हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूलाज, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हमें इसे प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चंस के थ्रू समझना है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। तो अब जो अभी हमने फॉर्मूलाज समझे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू से समझते भी हैं। अब मैंने उठाया आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। आपको बोला गया द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एक कोन है। देखो, इन क्वेश्चंस में ना डायग्राम इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छोटा सा बनाओ, डायग्राम के कोई नंबर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन डायग्राम आपको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि आपको क्या चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ें निकालनी है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको बोला गया था हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है कोन की, जो ये होती है, ये आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको साफ साफ बोल दिया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें हाइट दिया, हमें रेडियस दिया है, एल नहीं दिया है। तो हमने अभी क्या समझा था, अभी हमने समझा था कि अगर हमें कोई भी चीज़ इनमें से नहीं दी हुई है कोण की, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, पाइथागोरस एक तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एल निकालना है, हमें हाइट दी हुई है और हमें रेडियस दी हुई है। तो हाइट कितनी है 16, ठीक है, और रेडियस दी हुई है 12। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर अगर नहीं पता है तो 16 इंटू में 16 कर दो। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 36, 6 1 6, 9 6 1 6 5 2, कैरी इधर जाएगी ये। तो ये हो जाएगा 2 5 6 प्लस 12 का स्क्वायर भी इसी तरीके से करोगे। अब मुझे तो पता है तो मैं लिख दे रही 144। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब इनको प्लस करना है तो इसमें 144 को अब प्लस भी कर दो, 0 0 4। अब आपको दिमाग लगाना है कि 400 किसका स्क्वायर है। अगर आप देखो सिंपल सी बात है, 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट अगर नहीं भी पता, जैसे अभी तो चलो सिंपल सा नंबर है, मोस्टली बच्चों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड भी होता है, इसको हम अलग से वीडियो में समझेंगे। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसमें पीछे से आपके क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं 2 2 के। अब ये तो अकेला ही रह गया, इसका तो पेयर बना नहीं, पेयर इनका बना है। अब हमें कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐसा कोई नंबर लेना है, ठीक है, जो या तो जिसका या तो ये स्क्वायर हो या इससे छोटा कोई नंबर इसका स्क्वायर हो। जैसे मैंने बोला 4/2 का स्क्वायर होता है तो 2 2 जा 4। अब इस 0 को मैंने ये एक साथ ही पूरा पेयर उतरेगा। अब इसका कर दो डबल। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो मैंने भाई 0 से कर दिया क्योंकि मुझे 0 ही लाने हैं और ये 0 यहाँ। तो भाई सिंपल सी बात है, एल किसका, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये 20 का है। तो हमारी जो वो है लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है। तो एरिया पाई की वैल्यू आपको बता रखी है, अगर नहीं बता रखी तो 22/7 ही लो। अब बेसिकली ना आपको नंबर को भी देखना है। अगर कोई भी ऐसा नंबर दिया है ना आपको, रेडियस हाइट या स्लाइट हाइट कोई ऐसी दी हुई है जो इजीली 7 से डिविजेबल है, क्योंकि 22/7 होता है, बाकी सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है और 7 डिवाइड में होता है, तो 7 से वो कट सकता है। अगर वो नहीं कट रहा है तो आप 3.14 लो। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, रेडियस है 12 और ये है 20। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 0 से 0 कैंसिल। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, इस 2 को 10 से काट देंगे, कोई फायदा नहीं है। आप 2 को 10 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई और नंबर भी है जो, जैसे मान लो मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगी तो 5 आएगा। अब मेरे पास कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है जो 5 को भी कट कर दे, नीचे कुछ बचे ना, तो काटने का फायदा भी है। वरना आप क्या करो, इन्हें नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वहां पर पीछे से 1 डिजिट के बाद 0 लगा दो, क्योंकि काटने का कोई फायदा नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ी जाती है और आप चाहे काटो इसे या ना काटो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है और एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 314 मल्टीप्लाई में 24, 4 4 जा 16, 7 5 3 6। अब 1 0 है, ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से लगाना होता है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला आता है पाई आर प्लस एन। तो पाई हमारा 3.14 है। ठीक है, एक बार हम दोबारा चेक कर लो अपने फॉर्मूले को, देखो यहाँ दिया हुआ है आपको पाई आर प्लस एन। तो आर आपको कितना दिया हुआ है 20, नहीं 12। ठीक है, यहाँ जाएगा 12 + 20। अब हमने थोड़ा सा बोर्ड मास तो पढ़ ही रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अगर हमारे पास कोई भी ब्रैकेट है तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है इसका। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 32। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 0।
अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, उसमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 32 इंटू में 12 हमारा आया। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा 1 तो हमारा था 8 4 ज़ा 32, 3 इधर से कैरी, 8 1 8 1 ज़ा 8 8 9 10 11 1 आया, 1 कैरी पे है। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 25, यहाँ पे दोबारा 2 क्रॉस लगा के, निकम 3 4 12 6 7 5 9 10 आंसर आ जाएगा 1505.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया। तो इसमें हमारा आंसर मैंने ये निकाला था, लेकिन मैंने चेक किया था यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर मैंने जो गलत कर दिया था 3 3 ज़ा 9 होता है, मैंने 12 लिख रखा था, 3 3 ज़ा 9 आएगा और फिर हम ये 15 की जगह 12 कर देंगे। तो यहाँ पर ये बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो किसी से भी हो सकती है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए, कब क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया है और ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, वैल्यू आपको सारी चीज़ें दी होंगी क्वेश्चन में, बस आपको आइडेंटिफाई करना है और पुट करना और प्रॉपर ना सारी कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे मैंने तो ये साइड में कर रखी है, ऐसे आपको प्रॉपर ऐसे लाइन खींचनी होती है अपनी शीट में और साइड में करके दिखाना होता है हर चीज़। जैसे मैंने करके दिखाया है, मैं भी चाहती हूँ डायरेक्ट कर देती, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है ना। आपको बहुत से बच्चों को तो इन्हीं चीज़ों में दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ भी तुम्हारे को साथ में साथ क्लियर करके दे दिया। और ऐसे एक क्वेश्चन मैंने इसका किया है। अब बाकी जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं अलग से शॉर्ट वीडियोस में बना के डाल दूंगी और मैं लिख भी दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल है क्या है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। ये वीडियो तो मेन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देने के लिए थी आपको और कैसे चीज़ों को पुट करना है इसके लिए थी। बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।